नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। सही है। और बोर ने जो मॉडल दिया था तो उस मॉडल में क्या बात डिस्कस की वो जानते हैं। तो याद करो रदरफोर्ड की लिमिटेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज़ करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज़ करनी चाहिए और न्यूक्लियस के अंदर जाकर एम्बेडेड हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये जो थी वो ड्रॉबैक थी। तो इसी ड्रॉबैक को बोर ने इसी ड्रॉबैक का जो रीज़न था वो बोर ने क्लियर किया। और साथ ही सिर्फ रीज़न नहीं बल्कि एटम की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वेलोसिटी और एनर्जी, इन तीनों को कैलकुलेट करने का पैरामीटर तक दे दिया था। ठीक है, या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर के जो मॉडल है उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे जो बोर ने दिए थे। पोस्टुलेट्स, ठीक है, इन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज़ करके हम बोर की थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था बोर का वो क्या था, तो पहले ध्यान से समझना कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है या जिस जगह पर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सबसे पहले तो नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और इसी को हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। और दूसरी बात ये कि जो रीज़न दिया रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ क्यों नहीं करता, तो उसका रीज़न ये था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। तो एक तो इनके बीच में एक तो हो गया अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, एक तो हो गया अट्रैक्शन फोर्स, और साथ ही इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो साथ ही उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरली आप फिज़िक्स में पढ़ते हो सर्कुलर मोशन में डिटेल में, लेकिन एक हल्की सी एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। आप एक मांझे से जब पत्थर बांधते हो, ठीक है, डोरी से या किसी के थ्रू, और उसे घुमाते हो, ठीक है, जब उस पत्थर को सर्टेन डिस्टेंस से घुमा रहे हो तो जो स्टोन है, जो पत्थर है, ठीक है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फील करता है। जैसे ही आप उस पत्थर को घुमा के सीधे छोड़ोगे तो पत्थर गोल गोल नहीं घूमेगा, जिस पॉइंट पर आप उस स्टोन को छोड़ोगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यानी कि जहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जो पहला पोस्टुलेट ये था कि एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये फोर्स एक बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड नहीं होता। ठीक है, एक पोस्टुलेट तो ये था। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में या जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है,
जैसे जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 होगा। ठीक है, हर शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 के मल्टीपल होगा। यानी कि अगर न्यूक्लियस से जो पहली शेल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 होगा, जो सेकंड शेल होगी उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 होगा, थर्ड का 3h/2 होगा, फोर्थ का 4h/2 होगा। ठीक है, तो ये कुछ होगा, ऐसे कंटिन्यू आगे वाले शेल्स का एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि 1/5/h/2 नहीं होगा या 2.5/h/2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स थे बोर के। और जो तीसरा पोस्टुलेट है वो ये था कि जो तीसरा पोस्टुलेट था वो एनर्जी से रिलेटेड था। एनर्जी से रिलेटेड ये था कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में जब भी रिवॉल्व कर रहा होगा, एक ही शेल में जब भी रिवॉल्व कर रहा होगा तब वो एनर्जी लूज़ या गेन नहीं कर सकता। जैसे सपोज़ ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में कहीं भी घूमता रहे उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पे जाता है तब वो एनर्जी लूज़ या गेन करता है। अब वो एनर्जी कब लूज़ करता है और कब गेन करता है? अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और अगर वो ऊपर वाली शेल से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। यानी कि अगर इसको मैं फर्स्ट 2 और 3 बोल दूँ, ठीक है, शेल नंबर, तो यानी कि ई एनर्जी जो है वो डेल्टा ई क्या होगी? ई हायर माइनस ई लोअर। ठीक है, ये होगा, सही है, तो ये होगा। और जो एनर्जी लूज़ या गेन करेगा वो अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होगी एच म्यू। ठीक है, एच म्यू के फॉर्म में या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर लूज़ करेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ बोर थ्योरी। इस एप्लीकेशन में हमने जो अभी पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो सारे पोस्टुलेट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता है कि सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व कर रहा है, सही है। और सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और उसका जो चार्ज है वो e है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया और e जो है उसका चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन का जो भी सेम चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन ज़रा देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एम्बिडेक्ट नहीं करता। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि Q1/Q2/R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। ठीक है,
और जो यहाँ पे k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹ जो इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। और जो यहाँ पे Q1 Q2 है वो एक तो न्यूक्लियस का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो KZe/r² और यही mv²/r। ठीक है, यहाँ से r कैंसिल, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी KZe² r = mv²/r। ठीक है, यहाँ सॉरी r तो कैंसिल हो ही गया। अब बच्चा v² हमें चाहिए, तो v² इक्वेशन में अगर डालेंगे हम तो यहाँ mr, ये एक पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और जो सेकंड पोस्टुलेट था वो था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है nh/2π के बराबर। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट था। यहाँ से भी अगर हम v निकालना चाहें तो वो होगा nh/mr × 2π। ठीक है, ये होगा v। अब इस v को, ये होगी सेकंड इक्वेशन, सेकंड को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, v² की जगह इसको पुट करेंगे तो n² h²/m² r² 4π², ये हो जाएगा v²। और इसकी जगह KZe²/m r, तो एक m से तो m गया कैंसिल, एक r से r गया। ठीक है, तो यहाँ से r हम निकाल सकते हैं आराम से, r यहाँ लेकर जाएंगे और इस क्वांटिटी को यहाँ ले आएंगे, तो n² h² तो ऊपर रहेगा और r ऊपर चलाएगा, तो m और 4π² यहीं रह जाएगा और KZe² भी नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी रेडियस को कैलकुलेट करने की। अब ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे अलग लिख लो। जो कांस्टेंट, एक तो h² कांस्टेंट है, ठीक है, m कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और e² कांस्टेंट है। ठीक है, h जो है वो एक प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, पाई हम जानते हैं, k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है वो क्या है, एक तो n²/z, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है और z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन्स का नंबर बताता है। ठीक है, तो ये होगी। अब इस क्वांटिटी की अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो होती है वो कितनी आती है, 0.529। ठीक है, 0.529 के बराबर आती है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जनरली ये ये इक्वेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट IIT में, और जनरली आए हुए भी हैं। रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया रेडियस, एटॉमिक रेडियस निकालने का तरीका। अब हमें देखना है एटम की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एटम की जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसी की वेलोसिटी देखनी है हमें। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो भी इन्हीं दो पोस्टुलेट के थ्रू निकलेगी और एकदम सेम तरीका है, कोई नई चीज़ नहीं है। दोनों वही पोस्टुलेट क्या थे, KZe²/r²,
इक्वल्स टू किसके बराबर था ये, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनी थी, और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन है, इनमें से अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँगा। तो ये जो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, अब ज़रा ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहाँ से R कैंसिल हो गया, और ये जो R है एक बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। अगर मैं एम वी आर जो है एक वी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ एन एच बाई 2 पाई और एक वी यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या इसी इक्वेशन के बराबर नहीं हो गया क्या, एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू एन एच वी बाई 2 पाई, ये हो गया। ठीक है, तो अब एम वी आर इसकी जगह में के जेड ई स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, के जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई इंटू वी। अब यहाँ से हम वी आसानी से निकाल सकते हैं, वी क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से भी सेम वही चीज़ करनी है, हमें कांस्टेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो बाहर निकालनी है। यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या क्या है, के जेड ई स्क्वायर 2 और पाई। ठीक है, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और h जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी एक z जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और z बाय n ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो निकलेगी वैल्यू वो होगी 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। ठीक है, और मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एटम के अराउंड रिवॉल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी जो है वो शेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है एनर्जी। एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करनी है उसमें भी सेम यही पोस्टुलेट्स का यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं एनर्जी का पोस्टुलेट। जो दूसरी चीज़ है बोर के अंदर वो हमें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर के अंदर, ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है। तो एनर्जी हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी हमें अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। सही है, अब Q1 Q2 क्या है, हमें अच्छे से पता है कि Q1 तो प्रोटॉन का चार्ज है, और सॉरी प्रोटॉन्स का चार्ज है, और दूसरा Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस में। तो Q1 Q2 की अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा, के जेड ई माइनस ई अपॉन आर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसके आगे अब याद करो कि जो पोस्टुलेट था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था। ठीक है, क्योंकि आर से आर गया, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन
के जेड स्क्वायर बराबर हो गया mv स्क्वायर आर के। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये आर को यहीं रहने दो। ठीक है, तो अगर मैं दोनों जगह हाफ हाफ लगा दूँ तो ये हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर के। सही है, और ये हो गया के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर अपॉन हाफ। ठीक है, ये अपनी आ गई एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नॉन क्वांटिटी जो हम पहले निकाल चुके हैं वो क्या है, रेडियस। रेडियस हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, याद करना। रेडियस जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वो था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये था। इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी क्वांटिटी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। इसको हम अगर और ज़्यादा सॉल्व करके लिखें तो ये के जेड स्क्वायर ई का 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम और के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी में हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को तो बाहर ले लेंगे एज यूजुअल, और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो हाफ के जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम। इनमें से ये जो जेड क्वांटिटी नहीं है ऐसे अलग लिख लेते हैं, और जो दूसरी यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है वो एच स्क्वायर है और यहाँ पे एन स्क्वायर है। अब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी का। सही है।